नमस्कार, गुड इवनिंग। महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी गुरु वुमेन स्पेशल लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। महिलाओं के सवालों को आज हम शामिल करेंगे और हमारे आज के एक्सपर्ट है पंकज मालडे, जो कि हेड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है अपना पैसा.com से। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही अपने दर्शकों को बताएं किस तरह आप सवाल भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में, कैसे जुड़ सकती हैं हमसे। आप हमें एसएमएस या ईमेल कर सकती हैं। शी लिखकर हमारा कोड है, स्पेस देकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। साथ ही ईमेल अगर आप कर रही हैं तो उसमें फोन नंबर जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करेंगे कुछ सवालों के साथ। कुछ ईमेल्स भी हमने शामिल किए हैं और सबसे पहला सवाल ले रहे हैं अनु मिश्रा जी का, झांसी से इन्होंने सवाल भेजा है। उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले उन्होंने जो कुछ अपने बारे में बताया, कुछ बीमा पॉलिसीज चल रही हैं। इसमें सभी पॉलिसीज जो है लगभग LIC की ही हैं। इसमें इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ पॉलिसीज ली हुई है और साथ में PPF में भी कुछ निवेश करती हैं। फोन लाइन पर इस वक्त अनु जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अनु, गुड इवनिंग। अनु मिश्रा, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। जी अनु, आपका हमें सवाल मिला और इसलिए उसी आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये बताएं कि जो सभी पॉलिसीज हैं इनमें हम देख रहे हैं कुछ चाइल्ड प्लान्स भी हैं। आपने इसमें लगभग बीमा कवर कितना है इन सभी पॉलिसीज का कुल अगर देखा जाए? हेलो जी अनु। हाँ जी मैम, प्लीज फिर से बोलिए। ये आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने 4 पॉलिसीज मेंशन की अपने पोर्टफोलियो में। ये बताएं हमें कि इनमें लगभग बीमा कवर कितना होगा टोटल? अच्छा, बीमा कवर कितना होगा? वैसे अनु, ये आपको खुद ही जानकारी होनी चाहिए थी और आपको हर इंडिपेंडेंटली आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, पर जितनी डिटेल्स हमारे पास है उस आधार पर आपका सवाल हम ले रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही है इस कार्यक्रम के दौरान और इसके जरिए कि महिलाओं में ज्यादा हम अवेयरनेस फैला सके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीमा गोल्ड एक पॉलिसी है LIC की, 5 लाख लगभग उसमें कवर है। जीवन भारती 2 लाख का कवर उसमें है। साथ ही कुछ चाइल्ड प्लान भी हैं, जिसमें से कोमल जीवन एक 3 लाख का कवर इसमें शो कर रहा है। साथ ही जीवन साथी जो अपने हस्बैंड के साथ, ये सभी डिटेल्स आपकी मेल पर थी, उसी के आधार पर ये हमने सवाल आपका लिया है। पंकज, जैसा हम देख पा रहे हैं, इनका जो बीमा कवर है सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, जितनी भी पॉलिसीज इन्होंने रखी हैं। सवाल जो इन्होंने पूछा है, लगभग 10,000 रुपए प्रति माह ये SIP करना चाहती हैं, पर पहले उन पर कमेंट कीजिए जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि सभी पॉलिसीज ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल प्लान में एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या मिलेगा। तो अब तक का ये ट्रेंड रहा है कि ट्रेडिशनल प्लान में 5 या 6% से ज़्यादा का रिटर्न आता नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं और आने वाले जो चार्जेस होते हैं, जो एजेंट कमीशन वगैरह की वजह से रिटर्न है वो बहुत कम आता है। दूसरी बात ये देखा गया है कि जैसे ही बच्चे होते हैं तो बच्चों के नाम की पॉलिसीज का एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो बच्चों के नाम के जैसे चाइल्ड प्लान हो या ऐसा कुछ नाम से होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। तो ऐसे सभी प्लान्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फीचर्स जानना जरूरी है। तो मैंने बताया कि इनकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए पूरा रिव्यू करने के लिए, कि कब ली, क्या प्रीमियम भर रहे हैं, कितने साल प्रीमियम भरा है। तो पूरी जानकारी नहीं होने के कारण पूरा इनको रिव्यू नहीं बता सकते हैं, मगर इतना जरूर कहेंगे कि ये आपको 5 से 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे। इससे बेटर ऑप्शन ये होता कि अगर आप बच्चों के नाम पे PPF अकाउंट खुलवाते तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। ये जैसे हाउसवाइफ है ये खुद, तो इनको भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस की जरूरत उनको है जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसका इंश्योरेंस लेते हैं, और बाकी के बच्चे या हाउसवाइफ को कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखे सभी महिलाएं कि इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर का पहले ले, ना कि हाउसवाइफ या बच्चों का। अभी दूसरी बात है कि उनको 10,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये मान के चलता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इनका टाइम होराइजन है। तो मेरे हिसाब से ये इनको सलाह दूंगा कि 90% है वो SIP के द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाले और 1,000 रुपया PPF अकाउंट में डाले, जो उनको एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा कॉर्पस दे सकता है। और स्कीम में ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, UTI अपॉर्चुनिटी फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, ये कुछ फंड्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो अनु, आपने इस बात को ध्यान से समझना होगा कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। वर्किंग मेंबर के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। आपके हस्बैंड से आप कहिए कि वो टर्म प्लान खरीदें और बड़ा कवर खरीदें, यानी कि जितनी भी उनकी सालाना आय है उसका लगभग 10 से 12 गुना कवर वो खरीद सकते हैं, जिसमें उनके सभी एक्सपेंसेस, कोई कर्जा, कोई लोन वगैरह, इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए वो एक कवर खरीदें, ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। साथ ही आपको कुछ यहाँ पर फंड्स भी बताए हैं एक्सपर्ट ने, इन सब प्लान्स का आप चुनाव कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेट एलोकेशन, यानी कि लगभग 10% आप पीपीएफ में निवेश करें 10,000 में से, और जो बाकी का 90% है वो आप म्यूचुअल फंड्स में, इन सब अलग अलग प्लान्स में निवेश करें, यानी सारी राशि इकट्ठे एक प्लान में ना डालें। जहां तक आपकी बीमा पॉलिसीज का सवाल है तो उनको आपको रिव्यू करना होगा कि कितनी सरेंडर वैल्यू आपको मिल रही है, एग्जैक्टली आने वाले समय में प्रोजेक्शन के हिसाब से भी कितना रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि सभी ट्रेडिशनल प्लान्स हैं और लंबे समय में ज्यादा अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप नहीं लगा सकती। चलिए फिलहाल शिखा हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार शिखा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम ये पूछना है मुझे कि 75 साल बाद 17 साल बाद मुझे 75 लाख रुपए चाहिए, जो मैंने पोर्टफोलियो किया है एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे के लिए, और फिर 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो सही होगा? ठीक है, तो मैंने किया। चलिए, आपने 3 लक्ष्य यहाँ पर बताए हैं। रिटायरमेंट भी एक लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले जो आपका इमीडिएट लक्ष्य है बेटी की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, और फिर हम पहुंचते हैं रिटायरमेंट तक। कुछ फंड्स भी हमने देखे हैं। ये बताएं कि इनका चुनाव आपने किसी प्लानर या किसी एक्सपर्ट के एडवाइस पे किया या खुद से किया है? नहीं, खुद से किया है मैम। ठीक है, तभी मैं आपसे एडवाइस ले रही हूँ, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? ठीक है, चलिए शिखा, आपका पोर्टफोलियो हम देख पा रहे हैं, इसमें 5 फंड्स हैं और लगभग 1,000 रुपया हर उसमें करती है। एक सेक्टोरल फंड भी, रिलायंस फार्मा, इसमें करीब 500 रुपए आपके जाते हैं, यानी 4,500 रुपए का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। आपका लक्ष्य काफी बड़ा है, उस लिहाज से शायद ये रकम छोटी पड़ सकती है। पंकज, बताएं, जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इनमें से किसी में से मूव आउट करने की जरूरत है? बेसिकली ये इन्होंने एक चीज अच्छा किया है कि एक टारगेट रखा है कि किस गोल के लिए उनको इन्वेस्ट करना है। हालांकि डेफिनेटली जो अमाउंट उन्होंने टारगेट किया है उनको जानना ये जरूरी है कि आज की उसकी वैल्यू क्या है। हम मोस्टली ये फ्यूचर में इतना चाहिए ये नहीं होता है, जनरली आज कितना चाहिए और फिर उसको इन्फ्लेट करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलता है। उनको इतना बता दूं कि जो इन्होंने रिटायरमेंट का टारगेट रखा है उसकी आज की वैल्यू होती है करीबन 46 लाख। जो बच्चे के एजुकेशन के लिए जो टारगेट रखा है उसकी आज की वैल्यू होती है 25 लाख रुपया, और अगर मैरिज करते हैं तो 15 लाख। क्या ये अमाउंट कम है या ज्यादा है, ये उनको तय करना पड़ेगा। अगर इनका टारगेट इनको लगता है कि ये सही है तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। ये तीनों गोल अचीव करने के लिए जो टारगेट इन्होंने रखा है कम से कम 21,000 का मंथली एसआईपी चाहिए, जिसके सामने वो सिर्फ 5,000 का ही एसआईपी कर रही है। तो उनको ये जानना होगा कि उनको बढ़ाने की जरूरत है या जो अपने गोल्स उन्होंने जो सेट किए हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि ये क्या और ज्यादा तो नहीं हो गया है कि नहीं। जहां तक फंड का एक सवाल है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सेक्टरल फंड में ना डालें, फार्मा फंड है एक, डायनेमिक फंड भी एक अलग टाइप का फंड है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यूटीआई अपॉर्चुनिटी और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी को सजेस्ट करें और आईसीआईसीआई का प्लान कंटिन्यू करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। उन्होंने और भी लिखा है कि एनपीएस में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एनपीएस के बारे में ये बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है। काफी उसमें कॉस्ट कम होते हैं मगर लिक्विडिटी है वो जो बहुत ही पुअर है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है, और अगर आप बीच में उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो 80% आपको एन्युइटी कंपलसरी लेनी पड़ती है, और 60 साल के बाद यानी जब वो पीरियड की अवधि पूरी होती है आपको 40% जो कॉर्पस है उसका आपको कंपलसरी एन्युइटी लेना पड़ेगा। तो इनका पोर्टफोलियो वो मिक्स है, इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है और उसको ट्रैक करना चाहिए, परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना चाहिए जी। तो म्यूचुअल फंड्स कौन से और आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, उसमें एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज आदि, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, ये दोनों ही मिड कैप कैटेगरीज के फंड है। पिछले 5 साल में करीब 20 से 23% का रिटर्न इन 2 फंड्स में देखने को मिला। जो आपके मौजूदा फंड्स थे उनमें से आईसीआईसी में आप कंटिन्यू रहे क्योंकि अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन बाकी जो ओवरलैप है उसको आप थोड़ा कम करें। एक से जो फंड्स है उनमें से आप बाहर निकल सकती हैं। इसके अलावा एक ईएलएसएस भी आपने मेंशन किया था, उसमें भी अगर लॉक इन आपका कंप्लीट हो गया उसके अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं या फिर बने रहें।
लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार आपको बता दें किस तरह सवाल आपको भेजने, आप हमें SMS या ईमेल कर सकते हैं और अपने सवाल आप हमें अगर मेल के जरिए भेज रही हैं, फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। अगले हफ्ते आपके सवालों को शामिल किया जाएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। कुछ और सवालों को यहाँ शामिल करेंगे। एक ईमेल हम यहाँ पर शामिल करें, रश्मि जी ने भेजा है दिल्ली से। इन्होंने बताया कि हाल ही में इनकी शादी हुई है और इसलिए क्विक टिप्स ये चाह रही हैं पंकज आपसे कि क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत ये कर रही हैं, कैसे ये और इनके हस्बैंड मिलकर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुछ टिप्स आपकी तरफ से। अब एक बहुत अच्छी बात है कि एकदम अर्ली स्टार्ट करते समय फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं तो मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक नहीं होती है तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले ये मैं इनको सुझाव दूंगा कि जैसे हम फिजिकल कहाँ पर बाहर जाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तय करना बहुत ही जरूरी है ताकि उससे एक आसानी होती है कि कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में उसको इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले उनको अपने गोल्स फाइनलाइज करने चाहिए कि किसके लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर में बच्चे होंगे तो बच्चे के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए या खुद के रिटायरमेंट के लिए। तो इस प्रकार से अगर गोल्स बना है और उनको प्रायोरिटाइज किया है तो सबसे बेटर रहेगा कि कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना कॉर्पस बनेगा आगे जाके। दूसरी बात उनको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी अर्निंग मेंबर है, उनके हस्बैंड है, उनका लाइफ इंश्योरेंस 12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम होना चाहिए। वो ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान बहुत ही चीप होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ऑफलाइन टर्म प्लान। और सभी फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस जो होना आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रत्येक फैमिली मेंबर का ले और उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसको गोल के अनुसार उसको इन्वेस्ट करें। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 90% इक्विटी में और 10% पीपीएफ जैसे अकाउंट खोल करके उसमें डाल सकते हैं। और लोन लेते समय एक सावधानी रखें कि होम लोन और एजुकेशन लोन लेते हैं तो काफी ठीक है, वो अच्छे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पर्सनल लोन या और किसी भी लोन में जाते हैं, कार लोन वगैरह में, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर इन चीजों को वो ध्यान रखते हैं तो आगे जाके उनको बहुत ही सुविधा रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल प्लानर को हायर करना चाहिए जो उनको सही डायरेक्शन दे सके। यानी किसी प्रोफेशनल की भी आप मदद ले सकती हैं। रश्मि, चलिए फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम आप समय देने के लिए मनी गुरु को। लेकिन मनी गुरु को हम यही रोकते हैं, आप ही कोई सवाल भेजना चाहें तो हमें नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।